हमें डर है कि अगला टारगेट हम हैं पुतिन का। तो दे वांट एन एंड, यानी कि इजराइल चाहता है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो जाए। कायदे से अमेरिका का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं। आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों 10 साल के बाद किसी ना किसी दिन इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल होगी, और जिस दिन इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल होगी ये दागेंगे। एक सवाल, रशिया ने आपको डिस्काउंट कब दिया और क्यों दिया? इजराइल चाहता है कि खमेनेई की जो रेजिम है तख्ता पलट हो जाए और यहां पे डेमोक्रेसी आ जाए, बस। और भारत में भी जब डिस्कशंस होते हैं पार्लियामेंट में, वो भी कई बार इमोशनल हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अच्छा, 2-3 बहुत बड़ी बातें हुई हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एक तो बेंजामिन नेतन्याहू जाता है व्हाइट हाउस और मिलता है डोनाल्ड ट्रंप से। ये मीटिंग कल हुई है और 2-3 चीजों पर इनके डिस्कशन हुए हैं। अब बात ये हो रही है कि ईरान जो कह रहा है ना, मैं आपको बता देता हूं, इसमें टोटल 3 इसमें जिसको कह सकते हैं कि पक्ष है। मैं इस तरीके से आपको बताता हूं कि इसमें 3 पक्ष हैं। एक ईरान का पक्ष है, एक इजराइल का पक्ष है और तीसरा पक्ष है अमेरिका का। कायदे से अमेरिका का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, कायदे से। और कायदे से जो ईरान अमेरिका को थ्रेटन करता है उसमें भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपकी लड़ाई इजराइल के साथ है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इजराइल और अमेरिका एक साथ हैं, तो अगर आपको इजराइल को हिट करना है तो आप अमेरिका को हिट करिए, अमेरिका को हिट करना है तो इजराइल को हिट करिए, बराबर है। ये एक थिंकिंग है, ये एक सोच है, विच मे नॉट बी ट्रू, लेकिन ये सोच है। अब बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में जाके डोनाल्ड ट्रंप को बोलता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए, पहली चीज ये है कि इजराइल इंसिस्ट करता है कि जो भी डील होगी, अब ये डील की बात करता है ना, द आर्ट ऑफ द डील, हमारी डील हो गई है, हम डील कर देंगे, हम ऐसा, ये बेसिकली बिजनेसमैन है Donald Trump. So he does not understand geopolitics. He does not understand diplomacy so much. He understands business. और वो सोचता है कि जो बिजनेस का, जो धंधे का टेम्पलेट है वो हर जगह लगेगा। ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखने वाला बंदा है ये। तो इसको नेतन्याहू ने समझाने की कोशिश करी और ये जो पॉइंट दिया है, बोला है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है ईरान के, जो बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम है उस पर रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, वो खत्म हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात ये बोली है। अच्छा, अगर बैलिस्टिक मिसाइल ईरान मारता है तो किस पर मारेगा? इजराइल के ऊपर, यह बात तय है। तो दे वांट एन एंड, यानी कि इजराइल चाहता है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो जाए। ठीक है, असली में इजराइल क्या चाहता है यह भी मैं आपको बता देता हूं। असली में अमेरिका क्या चाहता है यह भी मैं आपको बताऊंगा, और ईरान असली में क्या चाहता है। देखिए, यह स्क्रीन सेवर है और यह मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं। लोग यह बात मीडिया में नहीं डिस्कस करेंगे, दे विल नॉट डिस्कस इट, लेकिन ये सच है जो मैं आपको बोल रहा हूं, और मैं गारंटी के साथ, एंड आई विल स्टैंड बाय माय वर्ड्स। किसी को उल्टी सीधी ये बात लगे, लेकिन ये सच है, मैं मानता हूं ये सच है। अब मैं आपको बताता हूं। तो इन्होंने बोला साहब कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसको खत्म करना है, और जो ये हिजबुल्लाह है, हमास है, जितने भी हुथी हैं, टेरर आउटफिट्स हैं, इनको खत्म करना है। तो ये 2-4 चीजें हैं बोली हैं। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं कि असल में इजराइल चाहता क्या है। ये तो इजराइल बोल रहा है, तो क्या इजराइल को ये सब चीजें चाहिए? बिल्कुल चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा इजराइल, देखिए, देयर इज अ डीप डिस्ट्रस्ट। इजराइल और ईरान बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे जब शाह था। ये बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा कलेश अमेरिका का करा कराया है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं। शाह के आने से पहले, जो शाह आया था ना ईरान में, उसके आने से पहले ईरान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री हुआ करता था। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, चुनाव के द्वारा चुनी हुई एक सरकार हुआ करती थी। ईरान एक डेमोक्रेसी थी और तब भी इनकी बड़ी अच्छी बनती थी। अमेरिका को पता नहीं कोई खुजली हुई, क्योंकि वो जो बंदा था वो अमेरिका की सुनता नहीं था, तो अमेरिका ने करवाया ईरान में रेजिम चेंज, उसकी सरकार फड़का दी और शाह को गद्दी पे बैठा दिया। तब भी शाह की जो सीक्रेट सर्विस थी और इजरायली मोसाद थी, इनकी ये हम प्याला हम निवाला, एक साथ पार्टियां करना, खाने खान, इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती यारी थी।
फिर ये मौलवी मौलानाओं की सरकार आई, खुमैनी आया 1979 में, रेवोल्यूशन हो गई वहां पे, सो कॉल्ड इस्लामिक रेवोल्यूशन। तो फिर हुआ ये कि इनके रिश्ते बहुत खराब हो गए। और रिश्ते क्यों खराब हो गए दोस्तों? रिलीजन को चलते, मजहब को चलते। वरना इजराइल का ईरान के साथ और ईरान का इजराइल के साथ इनकी कोई लड़ाई को बहस भी नहीं थी। अब ये नहीं पता किसी को कि ये जब मुल्लाओं की रेजिम आई ईरान में, इन्होंने इतनी नफरत क्यों शुरू कर दी? क्योंकि इनका इजराइल से ना इनका बॉर्डर मिलता है, ना इनका कोई लेना एक ना लेना दो, इनका कोई मैटर था ही नहीं। बस डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, ये सारा का सारा इन लोगों ने ड्रामा अपना शुरू करा। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। यहां पे फिर जब न्यूक्लियर वेपन्स इन्होंने बनाना शुरू करे और धीरे धीरे बैलिस्टिक मिसाइल की ओर गए ये लोग, न्यूक्लियर एनर्जी तो पहले से थी ईरान के, ये खुमैनी के आने से बहुत पहले थी न्यूक्लियर एनर्जी ईरान में, लेकिन फिर इसको एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के तहत इसको आगे ले गए। न्यूक्लियर मिसाइल के तहत पूरा प्रोग्राम चला इनका, डुअल यूज टेक्नोलॉजी का अमाद प्लान, इसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों फिर बात तो यही आती है ना कि इजराइल चाहता क्या है। ये तो इतिहास, मैंने इतिहास के पन्ने पलट दिए। देखिए ये लड़ाई जो है, चाहे ईरान की हो चाहे इजराइल की हो, लड़ाई वर्चस्व की है। पहले आप ये बात समझ लीजिए कि हु इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट पावर इन द मिडल ईस्ट। साफ सीधी बात है, इजराइल इज द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द मिडल ईस्ट, ओनली न्यूक्लियर पावर इन द मिडल ईस्ट, इजराइल। एंड इट इज ऑल्सो द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट। यह भी बात है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट एजुकेटेड कंट्री इन द मिडल ईस्ट। इट इज ऑल्सो द कंट्री विद मैक्सिमम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट इज द कंट्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ PhDs। तो इजराइल का जो प्रोफाइल है, ये बाकी जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, इनके पास इजराइल से पैसा ज्यादा हो सकता है, लेकिन टैलेंट के मामले में, हुनर के मामले में, हर चीज टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल इनसे एक दो पीढ़ियां आगे है, एक दो पीढ़ियां आगे है। ठीक है। अब इजराइल चाहता है कि ईरान का तख्ता पलट हो जाए। साफ सीधी बात है। न्यूक्लियर व्यूक्लियर ये सब देखो, ये सब एक चीज है, एक जगह रख दो आप इसको, बैलिस्टिक मिसाइल्स को। इजराइल चाहता है कि खमेनेई की जो रेजिम है तख्ता पलट हो जाए और यहां पे डेमोक्रेसी आ जाए, बस। इजराइल ईरान की जमीन को हड़पना नहीं चाहता। इजराइल हैज गॉट जीरो इंटरेस्ट इन द लैंड ऑफ ईरान, बट इजराइल सीज द खमेनेई रेजिम इन ईरान एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। क्योंकि इस रेजिम ने, और जब से खुमैनी था तब से ये लोग लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि हम सारे यहूदियों को मार देंगे, इजराइल को खत्म कर देंगे। अब जब आप ऐसे बोलेंगे तो दूसरी पार्टी भी कुछ ना कुछ तो बोलेगी। तो ये लड़ाई तब से इनकी लगी हुई है। ठीक है। पहली चीज तो ये इजराइल चाहता है कि ये तख्ता पलट हो जाए। जो खमेनेई है उसकी रेजिम क्या चाहती है कि इजराइल को पूरा साफ कर दें। एंड दैट दे हैव सेड इट, मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, दे हैव सेड इट मेनी टाइम्स दैट दे वांट टू थ्रो द ज्यूज इनटू द सी। समुद्र में फेंको, मेडिटेरेनियन सी में फेंक दो सारे ज्यूज को, and end the state of Israel. That is what Iran wants. Therefore, that is what Hamas wants, Hezbollah wants, the Muslim Brotherhood wants, everybody wants that, because Iran also wants it. ठीक है जी। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि जो ऑयल के मार्केट्स हैं मिडिल ईस्ट में, उनको जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और वॉर्स उनको थपेड़े ना मारे, उनको थपेड़े ना मारे। Iran is not a threat to the United States of America. It can be a threat to a few military bases, but Iran is not a threat to mainland United States of America. वो threat है ही नहीं। वो threat क्यों नहीं है? क्योंकि ईरान के पास वो capability नहीं है। यही इजराइल समझा रहा है यूएस को कि आज capability नहीं है, पर इनका intent है। They may not have the capability today, but they have the intent today. और क्योंकि इनका intent है, right, because they have that intent, they will try and develop it. आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों, 10 साल के बाद किसी ना किसी दिन इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल होगी, और जिस दिन इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल होगी ये दागेंगे। यही बात इजराइल समझा रहा है। तो ये सारी की सारी डील्स चल रही हैं, और आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि साहब पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ को अमेरिका ने घेर रखा है, किसी भी वक्त लड़ाई शुरू हो सकती है। अब होगी नहीं होगी आई डोंट नो, लेकिन आज की तारीख में इनके पास एसेट्स हैं ईरान के इर्द गिर्द कि अगर ये ईरान पे हमला करना चाहेंगे तो हमला कर देंगे। लेकिन दोस्तों फिर दो चीजें हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और मैं कई बार बता चुका हूं, लोग पूछते हैं सवाल, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। देखिए, या तो बूट्स ऑन द ग्राउंड करेंगे आप, यानी कि अपने फौजी, इजरायली फौजी, अमरीकी फौजी ईरान के अंदर भेजेंगे,
एक सूरत यह हो सकती है। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट इतने ज्यादा हो जाएं, इतने ज्यादा हो जाएं, इतने ज्यादा हो जाएं कि वही बन जाएं बूट्स ऑन ग्राउंड। ठीक है, अमेरिकन आएं, इजरायलीज आएं, बम मारें, सब कुछ तबाह कर दें, सब कुछ बर्बाद कर दें, राइट? और फिर मलबे के बीच में से निकले आवाम और बोले कि नहीं, अब हम डेमोक्रेसी लाएंगे ईरान में। एक वो सूरत हो सकती है। तो इसके ऊपर बातचीत चल रही है। यहां पे दोस्तों रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया के जो ऑयल की रेवेन्यू है वो गिर गई है और वो कोविड के टाइम तक पहुंच गई है। जैसे कोविड के टाइम पे ऑयल रेवेन्यू बहुत कम थी, इट हैज रीच दोज लेवल्स और बहुत ज्यादा प्लमेट कर रही है। देखिए ना, मैं आपको बात बताता हूं, भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है और आज की तारीख में चाइना भी सोच रहा है। देखिए बात क्या होती है कि ये सब फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। या तो चाइना ये बोले कि नहीं साहब, हम एक पॉइंट है जो अमेरिका को प्रूव करना है, तो हम रूस से तेल लेना बंद नहीं करेंगे। पहली चीज ये है। और भारत में भी जब डिस्कशंस होते हैं पार्लियामेंट में, वो भी कई बार इमोशनल हो जाते हैं कि रूस हमारा दोस्त है। बिल्कुल दोस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं बार बार एक ही सवाल पूछता हूं लोगों से, एक सवाल, रशिया ने आपको डिस्काउंट कब दिया और क्यों दिया? इस बात का जवाब दीजिए। रूस ने आपको डिस्काउंट कब दिया और क्यों दिया? रूस ने आपको डिस्काउंट दिया मार्च 2022 के बाद। क्यों? क्योंकि फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन के अंदर घुस गया था और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगना शुरू हो गए थे, तो उसको माल बेचने के लिए डिस्काउंट देना पड़ा। ठीक है, तो क्यों और कब और कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मेरा दूसरा सवाल है, कल अगर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाती है, क्या रूस आपको तब भी डिस्काउंट देगा? आप सोचिएगा, क्या रूस आपको डिस्काउंट देगा? रूस आपको बिल्कुल 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं देगा। 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं देगा। धंधा अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह। क्या रूस ने भारत की मदद करी है पहले, स्पेशली इन 1971? ऑफ कोर्स रशिया ने मदद करी है। क्या भारत ने रूस की मदद करी है यूक्रेन वॉर में? इन द सेंस कि भारत डिप्लोमैटिकली रशिया के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। इंडिया इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमैटिक वॉइस इन द वर्ल्ड, और वो नहीं खड़ा हुआ, वो नहीं खड़ा हुआ। ठीक है ना? तो ये बात हो गई। तो दोनों ने एक दूसरे की मदद करी है। लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। प्रैक्टिकल होने की जरूरत है दोस्तों इसमें। यहां पे मैं आपको बता दूं, जनवरी टैक्स रेवेन्यूज फ्रॉम द ऑयल एंड गैस सेक्टर स्टूड एट 5.1 बिलियन। दिस मार्क्स अ डिक्लाइन। अच्छा देखिए, दिसंबर में साहब, जनवरी में 5.1 था, दिसंबर में ये 7.6 था, और फिर जनवरी 2025 में, क्योंकि ये ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं ना, कि अब जनवरी 2026 चला गया, 2025 में ये था 14.5 अरब डॉलर। तो अब जाके ये हुआ है 5.1 बिलियन डॉलर्स इस वाले जनवरी में। तो ये दिखाता है कि कितनी ऑयल की जो टैक्स की रेवेन्यू है वो रशिया की कितनी कम हो गई है। यहां पे नॉर्वे कहता है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आई एम रेफरिंग टू माई नोट्स। नॉर्वे कहता है कि हमें डर है कि अगला टारगेट हम हैं पुतिन का। ये नॉर्वे की तरफ से बहुत बड़ा बयान है। इट्स अ ह्यूज एंड अ मैसिव स्टेटमेंट फ्रॉम नॉर्वे। नॉर्वे का यह कहना है कि नॉर्वेज चीफ ऑफ डिफेंस जनरल एरिक क्रिस्टोफरसन said Oslo cannot rule out a Russian territorial move. He suggested Russia could act to protect its nuclear capabilities, which he described as Moscow's primary remaining strategic threat to the United States. और इनका कहना है कि Russia does not appear to pursue territorial conquest in Norway as it has in Ukraine or former Soviet states. The nuclear arsenal on the Kola Peninsula could still motivate military action. रशिया कर सकता है नॉर्वे के ऊपर हमला, और इसलिए क्योंकि जहां पे रशियन स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, अगर उनको संभालना है, अगर उनको सेफगार्ड करना है, तो उसको उनके पीछे भी जमीन चाहिए होगी, और उनके पीछे है नॉर्वे। तो ये नॉर्वे के लिए खतरा है। किसी भी वक्त पुतिन दंदनाता हुआ, अकॉर्डिंग टू नॉर्वेजियंस, पुतिन दंदनाता हुआ नॉर्वे के अंदर घुस सकता है। दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।